फ्लावर्स पढ़ेंगे। फ्लावर्स एक महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली ये एक मॉडिफाइड शूट होता है जिसपे नोट्स होते हैं और मॉडिफाइड फ्लावर और लीव्स होते हैं। ये फ्लावर जो होता है ये रिप्रोडक्शन का कार्य करता है, फल और बीज बनाता है। फूलों की रचना, ठीक है, क्या है, फूल जो है एक डंठल या फिर पेटियोल द्वारा स्टेम से जुड़ा होता है। इसी डंठल को, इसी पेटियोल को बोलते हैं पेडिसेल, ठीक है। ये पेडिसेल के सिरे पर स्थित चपटे भाग को थैलेमस बोलते हैं। थैलेमस जो होता है फूल के विभिन्न फ्लोरल पार्ट्स विशेष प्रकार के साइकिल में व्यवस्थित होते हैं। इसी थैलेमस में फूल के विभिन्न फ्लोरल पार्ट्स विशेष साइकिल में व्यवस्थित रहते हैं। फूल के 4 मेन पार्ट है, बाह्य दलपुंज कैलिक्स, दलपुंज कोरोला, पुमंग एंड्रोसियम और जयांग गाइनोसियम, ठीक है। ये कैलिक्स और कोरोला ये एक्सेसरी ऑर्गन होता है फूल का, ठीक है। और एंड्रोसियम और गाइनोसियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये फूल का इसेंशियल ऑर्गन होता है। अब आया कैलिक्स। कैलिक्स क्या है, फूल के बाहर का साइकिल कैलिक्स कहलाता है, ठीक है। ये जो है हरे छोटे पत्ती नुमा मतलब पीटल लाइक संरचनाओं का बना होता है जिसको बोलते हैं सेपल। कैलिक्स में सेपल होता है, ठीक है। जब ये स्वतंत्र होते हैं, ये सेपल स्वतंत्र होते हैं तब इन्हें पॉलीसेपलस बोलते हैं। और जब ये सेपल जुड़े होते हैं तो इसको गैमोसेपलस बोलते हैं। ये जो होते हैं, यही कैलिक्स जो होते हैं, ये बड्स को और उनके अंदर के भागों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। कुछ फूलों में यह रंगीन होकर पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को आकर्षित करते हैं, ठीक है। अब आया क्या, कोरोला दलपुंज। यह फूल का दूसरा साइकिल है जो कैलिक्स के अंदर होता है। यह प्रायः 2 से 6 पीटल्स दलों का बना होता है और रंगीन होता है। इसका मुख्य काम है पॉलिनेशन के लिए कीड़ों को आकर्षित करना। जब पीटल स्वतंत्र होते हैं तो इसको पॉलीपीटलस, और जब पीटल जुड़े होते हैं तो इसको गैमोपीटलस बोलते हैं। अब आया पुमंग मतलब एंड्रोसियम। यह फूल का तीसरा साइकिल है जो कि मेल ऑर्गन का बना होता है, नर अंगों का मेल ऑर्गन का बना होता है। प्रत्येक मेल ऑर्गन स्टैमेन, पुंकेसर है ना, स्टैमेन कहलाता है। मेल ऑर्गन स्टैमेन कहलाता है, STAMEN स्टैमेन कहलाता है, ठीक है। स्टैमेन ही फूल का वास्तविक मेल पार्ट होता है। प्रत्येक स्टैमेन के 3 भाग होते हैं, फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव, ठीक है। अब आया क्या, फिलामेंट जो है पतला भाग होता है जो कि स्टैमेन को थैलेमस से जोड़ता है, ठीक है। स्टैमेन एक बाइलोब रचना होती है जिसको एंथर बोलते हैं। एंथर में 4 चैम्बर होते हैं जिसको पॉलन सैक्स बोलते हैं। पॉलन सैक्स में पॉलन ग्रेन होता है। पॉलन ग्रेन ही रियल मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है, नर युग्मक होते हैं। एंथर पक जाते हैं, जब एंथर पक जाते हैं तब वे फट जाते हैं और ये पॉलन ग्रेन स्कैटरिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। कनेक्टिव जो होता है वो फिलामेंट और एंथर को जोड़ने का काम करता है। अब आया गाइनोसियम। गाइनोसियम फूल का रियल फीमेल पार्ट होता है। यह फूल का चौथा साइकिल है, सबसे इंटरनल साइकिल है, आंतरिक भीतरी चक्र है। ये जो होता है कार्पेल्स से बना होता है। गाइनोसियम जो है कार्पेल्स से बना होता है। कार्पेल्स एक वर्टिकली मुड़ी हुई पत्ती होती है और किनारों पर ओव्यूल्स, इसके किनारे पर ओव्यूल्स उत्पन्न होते हैं, मतलब बीजांड ओव्यूल्स उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसके किनारे पर गाइनोसियम के मतलब कार्पल्स एक वर्टिकली मुड़ी हुई लीफ होती है, ठीक है। कार्पल्स के किनारे पे ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स में फीमेल गैमेट एग या ओवम उत्पन्न होता है और यही ओव्यूल्स में फीमेल गैमेट एग होते हैं। ओव्यूल्स की संख्या निश्चित होती है। स्टाइल या फिर वर्तिका, ये ओवरी के ऊपर एक लंबा और पतला भाग होता है, जबकि स्टिग्मा या फिर वर्तिकाग्र ये स्टाइल का सबसे मतलब वर्तिका का सबसे ऊपर का भाग होता है जो चिपचिपा होता है, ठीक है। ओव्यूल की रचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, बीजांड बोलते हैं ना ओव्यूल को। तो ओव्यूल साधारणतः ओवल होता है, ओवल अंडाकार होता है। यह एक फ्यूनिकुलस द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। जिस स्थान पर ओव्यूल फ्यूनिकुलस है ना, जिस स्थान पर ओव्यूल फ्यूनिकुलस द्वारा लगा रहता है उस हिस्से को हाइलम बोलते हैं। और यही बीजांड व्रंत मतलब फ्यूनिकुलस, और यही फ्यूनिकुलस आगे बढ़कर ओव्यूल से मिलकर एक जगह बनाता है जिसको बोलते हैं रैफे, RAPHE रैफे बोलते हैं, ठीक है। ओव्यूल के मुख्य भाग को न्यूसेलस बोलते हैं जो कि 2 आवरण से ढका होता है जिसको बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। ओव्यूल का जो भाग इंटेग्यूमेंट्स से ढका नहीं रहता है उस स्थान को माइक्रोपाइल बोलते हैं, बीजांडीय द्वार, ठीक है। ओव्यूल वॉल मतलब माइक्रोपाइल के ठीक विपरीत हिस्से को कैलजा बोलते हैं, कैलजा CHALZA कैलजा बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोपाइल मतलब बीजांडीय द्वार के ठीक विपरीत हिस्से को कैलजा बोलते हैं। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो सैक होता है और यही इस एम्ब्रायो सैक के भीतर फीमेल गैमेट ओवम या फिर एग उपस्थित होता है। एम्ब्रायो सैक परिपक्व होकर फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। फ्लावर्स की स्टडी एंथोलॉजी कहलाता है। जिस फ्लावर में फूल के चारों चक्र, ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम उपस्थित होते हैं उसको बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। और जिसमें ये सब नहीं होता है उसको इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं। जिन पुष्पों में पुष्प के 1 से अधिक चक्र अनुपस्थित नहीं होते हैं, मतलब क्या बोला है कि पुष्प में 1 से अधिक चक्र नहीं होते हैं जिसमें, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। कौन से चक्र, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ठीक है। अब बोला है कैलिक्स और कोरोला ये जो होता है फूल का एक्सेसरी ऑक्सिलरी ऑर्गन कहलाता है तथा एंड्रोसियम और गाइनोसियम को एसेंशियल ऑर्गन बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट में लिखा है। अब फूल का कार्य क्या है, फूल का मुख्य कार्य सेक्स रिप्रोडक्शन द्वारा फ्लावर बोल रहा हूँ, फ्रूट्स और उसके अंदर का सीड, इन दोनों का निर्माण करना है। अब आया पॉलिनेशन क्या है, पॉलन ग्रेन के एंथर से मुक्त होकर उसी जाति के पौधे के गाइनोसियम के स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन के कितने प्रकार होते हैं, 2। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें फूल के फ्लावर के पॉलन ग्रेन जो है उसी फूल के स्टिग्मा पर या फिर उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य
फूल के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब आया क्रॉस पॉलिनेशन। जब एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी जाति के पौधे पर स्थित फूल के स्टिग्मा पर पहुंचता है तब उसे क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन क्या आया? जब एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित फ्लावर्स के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये कई माध्यमों से होता है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि वायु द्वारा होता है, वायु द्वारा पॉलिनेशन होता है तो एनिमोफिलस बोलते हैं। कीट द्वारा, इंसेक्ट्स द्वारा पॉलिनेशन होता है तो एंटोमोफिलस बोलते हैं, एंटोमोफिलस। और जल द्वारा, पानी द्वारा पॉलिनेशन होता है तो इसको हाइड्रोफिलस, और जंतुओं के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो जूफिलस। पक्षियों द्वारा पॉलिनेशन होता है तो ऑर्निथोफिलस। घोंघा है ना, घोंघा स्नेल, घोंघा द्वारा पॉलिनेशन होता है तो मेलाकोफिलस ना, MALXIOFILUS, PHILOUS, ठीक है। घोंघे के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उसको मेलोकोफिलस बोलते हैं, मेलाकोफिलस। और चमगादड़ के द्वारा होता है तो इसको चिरेप्टो लिखा ना, चिरेप्टोफिलस बोलते हैं। अब आएगा फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया स्टार्ट होती है। पॉलन ट्यूब ओव्यूल में प्रवेश करके न्यूसलस मतलब बीजांडसन को भेदती हुई इंडोस्पर्म तक पहुंचती है और पॉलन ग्रेन को वहीं पर छोड़ देती है। इसके बाद मेल गैमेट एक एग सेल्स से कंबाइन करता है, इसे ही फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट कहलाता है और ये जाइगोट स्पोरोफाइट की पहली यूनिट है। स्पोरोफाइट मतलब बीजाणु भेद, स्पोरोफाइट की पहली यूनिट है कौन? यही जाइगोट। अब आएगा फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल, जो ओव्यूल से सीड, जाइगोट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से सीड, ठीक है, और जाइगोट से एम्ब्रायो और ओवरी से फ्रूट का निर्माण होता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में होने वाले चेंजेस क्या होता है भाई? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंज होते हैं? कैलिक्स, बाह्य दलपुंज, ये क्या होता है? ये मुरझा के गिर जाता है और इसका जो अपवाद है, एक्सेप्शन, ये होता है निरीक्षी, ठीक है। अब आएगा दलपुंज, कोरोला, ये मुरझा के गिर जाता है, ये भी। फिर आया सामेन, ये भी मुरझा के गिर जाता है। वर्टिकाग्र मतलब स्टिग्मा, ये भी मुरझा के गिर जाता है। फिर आया वर्टिका स्टाइल, ये भी मुरझा के गिर जाता है। ओवरी, अंडाशय, ये फल में चेंज हो जाता है ना, फ्रूट बन जाता है, ओवरी फ्रूट बन जाता है। और ओवरी वॉल, ये क्या होता है? पेरिकार्प में चेंज हो जाती है, पेरिकार्प ना, बाहर की परत, फल भित्ति में चेंज हो जाता है। ट्रिपल फ्यूज्ड न्यूक्लियस, ये क्या है? यह एंडोस्पर्म में चेंज हो जाता है। ट्रिपल फ्यूज्ड न्यूक्लियस, ये किस में चेंज होता है? एंडोस्पर्म में, ठीक है। और ओवरी वॉल, ये पेरिकार्प में चेंज होता है। अब आया एग सेल, इसका क्या होता है? यह एम्ब्रायो में बदल जाती है। फिर आया क्या? 10वां नंबर बीजांडसन मतलब न्यूसेलस, NUCELLUS, न्यूसेलस, यह पेरीस्पर्म में चेंज हो जाता है। और आया क्या? अब आया ओव्यूल, जिसको बीजांड बोलते हैं, यह सीड में चेंज हो जाता है, सीड में परिवर्तित हो जाता है। अब आया क्या? फल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। फूल का निर्माण, फूल फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स, फलों का निर्माण, फ्रूट्स है ना। फलों का निर्माण ओवरी से होता है। मैच्योर ओवरी को ही फ्रूट बोलते हैं। मैच्योर ओवरी की जो वॉल होती है वो पेरिकार्प का निर्माण करती है, पेरिकार्प बनाती है। पेरिकार्प मोटी और पतली कुछ भी हो सकती है। पेरिकार्प में तीन स्तर पाए जाते हैं। बाहरी स्तर को एपिकार्प, सबसे बाहर का एपिकार्प, बीच वाले स्तर, मध्य स्तर को मीजोकार्प, और सबसे बाहर के स्तर को, और सबसे अंदर के स्तर को, अंदर के, बाहर वाला पेरिकार्प है, बीच वाला मीजोकार्प है, और अंदर वाला एंडोकार्प है। एंडो अंदर नहीं लग रहा, एंडो अंदर, तो अंदर वाले स्तर को एंडोकार्प बोलते हैं। फलों के प्रकार, दो प्रकार के फल होते हैं, ट्रू फ्रूट, सत्य फल। इस फल के बनने में ओवरी भाग लेता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सत्य फल। जैसे आम, ट्रू फ्रूट आम है, ठीक है। अब आया फॉल्स फ्रूट, असत्य फल, ये ओवरी के अतिरिक्त फूल के अन्य कोई भाग, जैसे थैलमस हो गया, कैलिक्स हो गया, इससे भी फ्रूट बनते हैं। तो जब इससे बनते हैं तब उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे एप्पल हो गया, ठीक है। एप्पल में क्या होता है? एप्पल में थैलमस फल बनाने का काम करता है, थैलमस से फल बनता है एप्पल में। संपूर्ण फल को 3 भाग में बांटते हैं। पहला हो गया सिंपल फ्रूट, सिंपल फ्रूट में केला, नारियल, सुपारी, खीरा, तरबूज, संतरा, नींबू, सेब, नाशपाती, ये सब आता है। फिर आया एग्रीगेट फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट इंपॉर्टेंट है ना, एग्रीगेट फ्रूट, इसमें आता है कमल, स्ट्रॉबेरी, चंपा, शरीफा, रसभरी, ठीक है। अब एक आया कंपोजिट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट में आता है अंश, अनकट बरगू, ठीक है। अंश, अनकट बरगू मतलब अन से अनानास, शा से शहतूत, अन से अनानास, शा से शहतूत, और अन से अंजीर, कट से कटहल, बर से बरगद, गू से गुलर, है ना, गुलर। अंश, अनकट, बरग, गुल, ठीक है। क्या क्या हुआ? अंजीर, शहतूत, अंश, अनकट, बरगू, ठीक है। अंजीर, शहतूत, अनानास, कटहल, बरगद और गूलर, ये सब है कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट है अंश, अनकट, बरगुल। अब आया सिंपल फ्रूट, सिंपल फ्रूट क्या है? फूल के ओवरी से, केवल एक फूल के ओवरी से एक फ्रूट बनता है, तब उसको बोलते हैं सिंपल फ्रूट, सरल फल। एकल फल भी बोलते हैं इसको। सरल फल भी 2 प्रकार का होता है, सक्यूलेंट फ्रूट, जिसको सारस फल बोलते हैं। इसमें इसके जो फल होते हैं वो होते हैं जूसी, पल्पी, ठीक है। जैसे हो गया आम और नारियल, आम और नारियल सक्यूलेंट फ्रूट्स हैं। अब आया सक्यूलेंट फ्रूट 6 टाइप के होते हैं। ड्रूप, ड्रूप में क्या क्या आता है? आबे सुना, ठीक है। ड्रूप फ्रूट में क्या क्या आते हैं? आबे मतलब आबे सुना, ठीक है। आम, बेर, सुपारी, नारियल, आबे सुना, ठीक है। आबे सुना, ड्रूप, ठीक है। आम, बेर, सुपारी, नारियल, ये आया ड्रूप फ्रूट में। अब आया पीपो, है ना। पीपो में आता है खीरा, ककड़ी, लौकी, तरबूज। पीपो में आता है खीरा, लकड़ी, लौकी, तरबूज। फिर आया एक हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम में आता है संतरा, मौसमी, नींबू। फिर आया बेरी, बेरी इंपॉर्टेंट है, बेरी में क्या आता है? केटमिंगूर, ठीक है। केटमिंगूर बेरी में आता है, बेरी सुने ना होगा भाई, टमाटर बेरी है, ठीक है।
तो बेरी में क्या क्या आता है, केट मिंगूर मतलब क्या, केला, टमाटर, मिर्च और अंगूर, ये आते हैं बेरी में। फिर आया क्या, पोम, पोम में आता है सेना, सेब और नाशपाती। पोम में आता है सेना, पोम, POME, पोम, पोम में आता है सेना मतलब सेब और नाशपाती। अब एक होता है बेलिस्टा, बेलेस्टा, बेलेस्टा में आता है अनार। अब देख दूसरा प्रकार सक्यूलेंट फ्रूट का, ठीक है। आया क्या, ड्राई फ्रूट। देख भाई ड्राई फ्रूट में क्या, ये सिंपल फ्रूट के एग्जांपल है। सिंपल फ्रूट में आते हैं सक्यूलेंट फ्रूट, ठीक है। सक्यूलेंट फ्रूट 6 प्रकार के थे, जिसमें ड्रूप था, पेपो था, हेस्पेरिडियम था, बेरी, पोम और बेलिस्टा था, ठीक है। इस एग्जांपल बता दिया। अभी दूसरा क्या है, सिंपल फ्रूट में दूसरा है ड्राई फ्रूट, ठीक है। ड्राई फ्रूट 9 टाइप का होता है, देख ले भाई। कैरियोप्सिस, पहला हुआ कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस में गेहूं, मक्का, जौ, धान ये सब आता है। अब फिर हुआ दूसरे नंबर का सिपसेला, सिपसेला, CYPSELLA, सिपसेला। सिपसेला में आता है गेंदा, सूर्यमुखी ना, सिपसेला में गेंदा और सूर्यमुखी आता है। फिर आएगा नट, नट, नट तो नट में सीधे सीधे बता रहा हूँ नट क्या क्या रहता है। सिलिकॉन पढ़ ले, सिलिकॉन, सिलिकॉन नट होता है। सिलिकॉन मतलब सी से सिंघाड़ा, ली से लीची, का से काजू और लास्ट का जो ना है वो नट के लिए, ठीक है। सिलिकॉन, सिलिकॉन नट बोलना है। सिंघाड़ा, लीची, काजू और लास्ट का जो ना है यही सब नट है, सिलिकॉन। अब आया क्या, लेग्यूम, लेग्यूम या फिर पॉड, ये सबको पता है, मटर, सेम और चना इसमें लेग्यूम में आता है। फिर आया क्या, सिलिक्यूआ, सिलिक्यूआ, CILIQUA, सिलिक्यूआ, सिलिक्यूया, सिलिक्यूआ, इसमें आता है सरसों, मूली, ठीक है। फिर आया क्या, लोक्यूलिसिडल, 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 इसमें आता है भिंडी और कपास, ठीक है। अब एक होता है लोमेंटम, लोमेंटम में आता है बबूल, इमली और मूंगफली, लोमेंटम में आता है बबूल, इमली और मूंगफली। फिर आया क्या, क्रेमोकार्प, क्रेमोकार्प में वही सब आता है, सौंफ, जी, धनिया। क्रेमोकार्प, ये सब ड्राई फ्रूट का चला ना, ये सब ड्राई फ्रूट के टाइप हैं, ये सब ड्राई फ्रूट में आता है, गेहूं, ये सब ड्राई फ्रूट में, बाप रे। अब ड्राई फ्रूट में क्या है, 9वां वाला लास्ट का, 8वां क्या है, क्रेमोकार्प। क्रेमोकार्प में आता है सौंफ, जी, धनिया, ठीक है। सौंफ, जीरा और धनिया ये आता है किसमें, क्रेमोकार्प में। फिर लास्ट आया मोस्ट इंपॉर्टेंट, रगमा, रगमा ड्राई फ्रूट, इसमें आता है रेडी, रगमा रेडी आता है ना, रगमा रेडी, ठीक है। रगमा जो टाइप है इसका एग्जाम्पल है रेडी। अब आया क्या, बी नंबर, बी नंबर क्या है, सिंपल फ्रूट के बाद आया क्या, एग्रीगेट फ्रूट्स, ठीक है। अब एग्रीगेट फ्रूट्स पढ़ना है, जब एक ही पॉलीकार्पेलरी फूल के, पॉलीकार्पेलरी फूल के डिटैच्ड एग से, ओवरी से, डिटैच्ड एग के ओवरी से अलग अलग फ्रूट बने। जब एक ही पॉलीकार्पेलरी फूल के डिटैच्ड एग से, डिटैच्ड एग के ओवरी से अलग अलग फल बने लेकिन समूह के रूप में रहे, तो ऐसे फल को एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं, समूह में रहते हैं, ठीक है। इस एग्रीगेट फ्रूट का एग्जांपल स्ट्रॉबेरी, शरीफा, ठीक है। स्ट्रॉबेरी, शरीफा, स्ट्रॉबेरी और शरीफा। अब ये जो है एग्रीगेट फ्रूट्स 4 प्रकार के होते हैं। पहला हुआ बेरी, है ना, एग्रीगेट फ्रूट्स बेरी में कौन कौन सा है, शरीफा, और ड्रूप्स में रसभरी, केप गूसबेरी बोलते हैं उसको। फिर हुआ क्या, फॉलिकल्स, फॉलिकल्स किसमें, एग्रीगेट फ्रूट्स में फॉलिकल, फॉलिकल में आता है चंपा, चंपा को प्लमेरिया बोलते हैं। और हाँ ठीक है, एग्रीगेट फ्रूट्स जब एक ही पॉलीकार्पेलरी फूल के डिटैच्ड एग से अलग अलग फल बने तब समूह के रूप या फिर समूह के रूप में रहे, तो ऐसे फल को एग्रीगेट फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट को एग्रीगेट फ्रूट्स बोलते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, शरीफा, चंपा, ठीक है। या फिर मदार, मदार को क्या बोलते हैं, जाइंट कैलेट्रोप, ठीक है। फिर क्या है, एकीन, एकीन का पुंजफल, है ना, एग्रीगेट फ्रूट्स ऑफ एकीन। इसमें क्या क्या आता है, कमल और स्ट्रॉबेरी, ये एकीन में आता है, एकीन, ACHENES, एकीन में कमल और स्ट्रॉबेरी आता है। अब देख क्या क्या खाने वाले पार्ट है ना, आम में होता है मीजोकार्प मतलब मध्य फल भित्ति, मीजोकार्प बीच वाली, ठीक है। सेब में होता है पुष्पासन मतलब थैलमस खाते हैं सेब का। फिर होता है नाशपाती, इसमें भी थैलमस खाते हैं, मतलब सेना का, सेना, सेब और नाशपाती ये थैलमस खाते हैं। लीची का एरल, लीची का एरल, ठीक है, लीची का एरल खाते हैं। नारियल का भ्रूणपोष या फिर एम्ब्रायो सैक खाते हैं। अमरूद का खाते हैं पेरिकार्प, पपीता का खाते हैं मीजोकार्प, मूंगफली का खाते हैं कॉटिलेडन या फिर एम्ब्रायो सैक, ठीक है, एम्ब्रायो। और ये काजू का खाते हैं कॉटिलेडन, बेर का खाते हैं एपिकार्प और मीजोकार्प, इसलिए अंदर वाला तो दाना ही रहता है। और अंगूर का खाते हैं पेरिकार्प मतलब फल भित्ति, कटहल का खाते हैं बीज, गेहूं का खाते हैं गेहूं और नारियल का खाते हैं एम्ब्रायो, है ना, भ्रूणपोष, एम्ब्रायो सैक, नारियल का, है ना, गेहूं और नारियल का भ्रूणपोष खाते हैं, एम्ब्रायो सैक। और सेना का, सेना मतलब सेब और नाशपाती, इसका खाते हैं थैलमस, पुष्पासन, ठीक है। सिंघाड़ा का खाते हैं बीज पत्र, कॉटिलेडन। और शरीफा का पेरिकार्प खाते हैं, धनिया का थैलमस और बीज खाते हैं। अंगूर का पेरिकार्प खाते हैं, टमाटर का पेरिकार्प और न्यूसेलस खाते हैं, न्यूसेलस मतलब फल भित्ति और बीजांडसन, ठीक है। अब आएगा कंपोजिट फ्रूट, जब एक ही संपूर्ण पुष्पक्रम के पुष्पों से कंप्लीट फ्रूट बने। इनफ्लोरेसेंस से बना रहा है, जब एक ही संपूर्ण पुष्पक्रम के पुष्पों से कंप्लीट फ्रूट बने तो इसको बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट मतलब संग्रथित फल। इसका एग्जांपल है अंश, अनकट, बर, गूल, ठीक है। अंश, अनकट, बर, गूल मतलब अंश मतलब अन से अंजीर, शा से शहतूत, अन से अनानास, कट से कटहल, बर से बरगद और गूल से गूलर, ठीक है। कंपोजिट फ्रूट के एग्जांपल है अंश, अनकट, बरगूल मतलब अंजीर, शहतूत, अनानास, कटहल और बरगद और गूलर, ठीक है। एग्रीगेट फ्रूट्स, है ना, एग्रीगेट बोल रहा हूँ, कंपोजिट फ्रूट्स, संग्रथित फल 2 प्रकार के होते हैं। संग्रथित फल 2 प्रकार के होते हैं, सोरोसिस, सोरोसिस में आता है शहतूत, कटहल और अनानास, अंश कट बोलते हैं, अंश
कट मतलब अनानास, शहतूत और कटहल, ठीक है, सोरोसिस के है एग्जाम्पल। ये कंप्लीट फ्रूट में आता है। और दूसरा क्या है कंप्लीट फ्रूट का प्रकार, साइकोनस। साइकोनस में आता है बरगद, गूलर, अंजीर। इसको पढ़ेंगे अंजी बरगुल, मतलब अंजीर, बरगद और गूलर। अंजी बरगुल ये आता है किसमें, साइकोनस में, ठीक है। फिर आया क्या पार्थेनोकार्पी, अनशेक फलन। ये क्या होता है कुछ पौधे में बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवरी से फल का निर्माण हो जाता है। इस तरह बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट बनता है इसके विकास को पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। ऐसे फल सीडलेस होते हैं, बीज रहित होते हैं, जैसे कि पपीता, अंगूर, अनानास, नारंगी। इसका एग्जांपल है पार्थेनोकार्पी का एग्जांपल है ये ना, अपना अंगूर, आते अंगूर है ना, अपना अंगूर मतलब अनानास, नारंगी, अनानास, पपीता, नारंगी और अंगूर। अपना अंगूर ना, अपना में अनानास, पा से पपीता, ना से नारंगी और अंगूर तो है ही, अपना अंगूर। ये पार्थेनोकार्पी का एग्जांपल है। अब आएगा प्लांट टिश्यू, ठीक है। समान उत्पत्ति और समान कार्य को करने वाली सेल्स के ग्रुप को टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी, और इसकी हिस्टोलॉजी की स्थापना इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मेलपिघी ने की थी। इस ब्रांच का हिस्टोलॉजी नामकरण मायर ने किया, मायर 1819 में, ठीक है। और ऊतक या टिश्यू शब्द का सबसे पहले प्रयोग बिजट ने किया था, बिजट ने किया था 1771 से 1802 के बीच में था। हाँ, मतलब क्या, हिस्टोलॉजी से रिलेटेड मार्सेलो, मायर और बिजट याद रखना है, ठीक है। मार्सेलो क्या था, मार्सेलो को इसका जनक बोलते हैं। टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी की स्थापना इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मेलपिघी ने की थी, ठीक है। तो ये मार्सेलो है। फिर आया क्या मायर, मायर क्या बोला, वो इस शाखा को हिस्टोलॉजी बोला। ये आया कौन बोला, ये मायर 1819 में। फिर आया बिजट क्या बोला, टिश्यू शब्द का प्रयोग किया बिजट। हाँ, फिर प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया मेरिस्मेटिक टिश्यू, जिसको विभाज्य ज्योतिकी ऊतक बोलते हैं, और दूसरा हो गया परमानेंट टिश्यू, जिसको स्थायी ऊतक बोलते हैं। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू ये क्या होता है कि यह टिश्यू मतलब कौन सा मेरिस्मेटिक टिश्यू, ऐसे सेल का ग्रुप होता है जिनमें बार बार माइटोसिस डिवीजन, सूत्रीय विभाजन करने की क्षमता होती है। यह टिश्यू इमेच्योर जीवित कोशिकाओं, लिविंग सेल का बना होता है, ठीक है। कोशिकाएं छोटी, ओवल और बहुभुजी होती हैं, और इसकी जो वॉल होती है, किसकी, मेरिस्मेटिक टिश्यू की वॉल जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रत्येक कोशिका घने और कड़युक्त साइटोप्लाज्म से भरी होती है, मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू में साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और इन कोशिकाओं में, इन टिश्यू में, इन सेल में वैक्यूल्स नहीं होते हैं, और एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, और कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, ठीक है। अब क्या पोजीशन के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं यही मेरिस्मेटिक टिश्यू। कौन से, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो पहला है क्या, एपिकल मेरिस्टेम। ये क्या होता है, ये जो टिश्यू रहता है ये जड़ और तने के एपेक्स ऊपर पाया जाता है, ये लंबाई में वृद्धि करता है। यह टिश्यू प्राइमरी मेरिस्मेटिक से बनता है, और कोशिकाएं जो है डिवाइड और डिफरेंशिएटेड होकर परमानेंट टिश्यू बनाती हैं। इससे पौधों में प्राइमरी ग्रोथ होती है। अब आया दूसरा है लेटरल मेरिस्टेम। ये जो टिश्यू होता है जड़ तने के लेटरल पार्ट में होता है, सेकेंडरी ग्रोथ करता है। ये जो है सेकेंडरी ग्रोथ करता है, कौन, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। इसमें जो है वास्कुलर टिश्यू बनते हैं जो भोजन के ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, और संवहन ऊतकों मतलब वास्कुलर टिश्यू के कारण तने की चौड़ाई में वृद्धि होती है। वास्कुलर टिश्यू में उपस्थित कैम्बियम, वृक्ष की छाल के नीचे का कैम्बियम लेटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है। लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू ही सेकेंडरी मेरिस्टेम है। अब आया इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये क्या है, यह एक परमानेंट टिश्यू के बीचों बीच पाया जाता है। ये पत्तियों के आधार में या फिर टहनी के इंटरनोड में या फिर दोनों ओर पाया जाता है। ये जो है वृद्धि करके परमानेंट टिश्यू में बदल जाता है। अब आया क्या, दूसरा नंबर, परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यू देख, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वृद्धि के फलस्वरूप परमानेंट टिश्यू बनते हैं। इनमें क्या होता है, जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, मतलब परमानेंट टिश्यू मतलब एक बन गया, कहाँ विभाजित होंगे, जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, लेकिन कोशिका का रूप है ना, मतलब सेल का रूप और आकार निश्चित रहता है। ये मृत और सजीव, मरे हुए और जिंदा दोनों हो सकते हैं। इनकी सेल वॉल पतली या मोटी हो सकती है। साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स होता है। ये परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, और एवं इंटरकैलरी मेरिस्टेम से बनता है, ठीक है। और जो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है ये कैम्बियम कोशिकाओं से बनता है, कैम्बियम सेल से बनता है। रचना के आधार पर परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, सिंपल टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू, यह ऊतक समरूप कोशिकाओं मतलब एक ही सेल से बना होता है, ठीक है। कौन कौन सा, पेरेन्काइमा मृद ऊतक, दूसरा कोलेन्काइमा स्थूल कोण ऊतक, और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा, इसको बोलते हैं दृढ़ ऊतक। अब एक पेरेन्काइमा क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल टाइप का है ना, सिंपल टाइप का परमानेंट टिश्यू है पेरेन्काइमा, ठीक है। इस टिश्यू के जो सेल होते हैं वो जीवित होते हैं और ओवल आकार के होते हैं, अनियमित आकार के, ठीक है। इस टिश्यू की कोशिका में सघन मतलब एकदम सघन, ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस पाया जाता है। और इनकी जो सेल वॉल पतली और सेल्यूलोज की बनी होती है। इनकी पेरेन्काइमा की सेल वॉल पतली और सेल्यूलोज की बनी होती है। इस प्रकार इंटर सेल्यूलर स्पेस होता है। कोशिका के बीच में एक बहुत बड़ी वैक्यूल होती है, और ये वैक्यूल जो होता है ये नए तने, जड़ एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। कुछ पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। इन ऊतकों को क्या बोलते हैं, कोलेरेन्काइमा, इसी को बोलते हैं कोलेरेन्काइमा, ये सब चल रहा है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उसको ना क्लोरेन्काइमा बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा बोलते हैं, ठीक है। अब फिर से सुन ले, वैक्यूल्स होता है नए तने, जड़ एवं पत्तियों के एपिडर्मिस एवं कॉर्टेक्स में पाया जाता है पेरेन्काइमा, ठीक है।
और कुछ पैरेंकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस कर लेता है। तो इसी टिश्यू को क्या बोलते हैं? कोलेरेंकाइमा, क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है। जलीय पौधों में तैरने के लिए कैविटीज होती हैं जो पैरेंकाइमा के बीच में पाई जाती हैं। इस प्रकार पैरेंकाइमा को एरेंकाइमा बोलते हैं, जो तैरते हैं, ठीक है, कैविटी के कारण तैरते हैं। अब फंक्शन देख ले, पैरेंकाइमा का फंक्शन क्या है? ये एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करता है, पत्तियों में भोजन का निर्माण करता है, ये पैरेंकाइमा है ना। पैरेंकाइमा भोजन को, फूड को स्टोर करता है और एक्सक्रेटरी पदार्थ, गोंद, रेजिन, टेनिन आदि को स्टोर करता है। इंटरसेल्युलर स्पेस गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं जो पैरेंकाइमा में पाए जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा है कोलेंकाइमा। कोलेंकाइमा क्या है? इस टिश्यू के सेल न्यूक्लियस लंबे और ओवल साइज के होते हैं और इसमें वैक्यूल होता है, जिनमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है। इनके वॉल के किनारों पर सेल्यूलोज होने से ये थिक रहता है। थिक मतलब क्या? कोलेंकाइमा थिक रहता है, ठीक है। इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत ही कम होता है। यह टिश्यू पौधे के नए भाग पर पाया जाता है, जैसे तने के एपिडर्मिस के नीचे, लीफ पेटियोल में, या फिर पेडी सेल में मतलब पुष्प ग्रंथ में, या फिर पुष्पावली ग्रंथ में, या मतलब पेडंकल में, पेडेंकल मतलब EDUNCL पेडेंकल में पाया जाता है यही कोलेंकाइमा। लेकिन जड़ों में नहीं पाया जाता। कोलेंकाइमा जड़ों में नहीं पाया जाता। कोलेंकाइमा का कार्य क्या है? काम क्या है? ये यांत्रिक सहारा देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। अब आएगा स्क्लेरेंकाइमा। इस टिश्यू की सेल डेड होती है और दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है और इनकी वॉल लिग्निन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकी वॉल इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई अंदर जगह नहीं होती। यह कॉर्टेक्स पेरिसाइकल वास्कुलर बंडल में पाया जाता है। यह मतलब स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। स्क्लेरेंकाइमा कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल और वास्कुलर बंडल में पाया जाता है। स्क्लेरेंकाइमा पौधों के तना, पत्ती और वीन, शिरा, है ना, फलों और बीजों के बीजावरण तथा नारियल, ये आया मेन स्क्लेरेंकाइमा का नारियल के बाहरी रेशेदार छिलके में पाया जाता है क्या? स्क्लेरेंकाइमा, इसलिए ये डेड रहती है। अब इसका स्क्लेरेंकाइमा का फंक्शन क्या है? ये भी मैकेनिकल सपोर्ट देता है, आंतरिक भागों की रक्षा करता है पौधों के, और बाह्य परतों में पौधों के बाह्य परतों में यह रक्षात्मक टिश्यू, ऊतक मतलब प्रोटेक्टिव टिश्यू के रूप में काम करता है, ठीक है, यही स्क्लेरेंकाइमा। और ये और क्या करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दृढ़ता और लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। अब आया क्या? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। दो या दो से अधिक सेल से बने टिश्यू को कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ये एक इकाई के रूप में काम करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से हैं? जाइलम और फ्लोएम, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जाइलम या फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम मिलकर वास्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। इन दोनों को वास्कुलर टिश्यू बोलते हैं, किसको? जाइलम और फ्लोएम को। अब आया जाइलम। जाइलम क्या है? यह जाइलम होता है, ये जड़ तना तथा पत्तियों में पाया जाता है। इसे कंडक्टिंग टिश्यू या चालन ऊतक बोलते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के तत्वों से मिले होते हैं। यही जाइलम जो है 4 प्रकार के तत्वों से बना होता है, जिसको बोलते हैं ट्रेचिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स। चौथा जाइलम पैरेंकाइमा। पहला आया ट्रेचिड्स, इसको बोलते हैं वाहिनिकाएं। इसमें क्या होता है? ये मृत होती है ना, इनकी कोशिका लंबी, प्रोटोप्लाज्म विहीन, मतलब प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है ना जाइलम में, और दोनों सिरों पर नुकीली और डेड होती हैं। या ट्रेचिड्स, ये किसके अंदर पड़ जाते हैं? जाइलम के अंदर आते हैं। जो ट्रेचिड्स आते हैं ये डेड रहते हैं। इनकी जो सेल वॉल रहती है ये मोटी और थिक होती है, ठीक है। ट्रेचिड जो होता है वस्कुलर पौधों की प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम दोनों में पाई जाती है। वाहिनिकाएं जो है ट्रेचिड्स जो है ये प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम दोनों में पाया जाता है। ये क्या है? ये जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। ये जल को तने के द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है क्या? ट्रेचिड्स, ठीक है। और दूसरा है वेसल्स। वेसल्स जो होता है इनकी जो सेल्स रहती हैं ये डेड रहती हैं और लंबी रहती हैं, ट्यूब के जैसी, ठीक है। तो ये वेसल्स जो है ये एंजियोस्पर्म पौधे में प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम के रूप में पाई जाती हैं। ये पौधों की मतलब वेसल्स जो है ये पौधों की जड़ से जल और खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाते हैं। तीसरा है जाइलम फाइबर। ये लंबे और कॉनिकल होते हैं, थिक होते हैं, थिक वॉल होती है इसमें, और डेड सेल होते हैं जाइलम फाइबर्स में। ये डाइकोटिलेडन पौधों में पाए जाते हैं। जाइलम फाइबर्स डाइकोटिलेडन पौधों में पाए जाते हैं और यांत्रिक सहारा देते हैं पौधों को, जाइलम फाइबर्स, ठीक है। चौथा आया जाइलम पैरेंकाइमा। इनके जो सेल रहते हैं वो पैरेंकाइमेट्स एवं जीवित रहते हैं। यह भोजन संग्रह का काम करते हैं, फूड स्टोर का। अब आया क्या? कॉम्प्लेक्स टिश्यू में अब आया फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम क्या है? जाइलम के जैसे फ्लोएम भी पौधों की जड़, तना तथा पत्तियों में पाया जाता है। यह पत्तियों द्वारा तैयार किए गए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह एक स्टोरेज टिश्यू है ना, संचयक ऊतक है जो पौधों को यांत्रिक संचयन प्रदान करता है। फ्लोएम निम्नलिखित 4 तत्वों से बना रहता है। फ्लोएम भी पहला हो गया चलनी नलिकाएं जिसको बोलते हैं सीव ट्यूब्स। दूसरा होता है कंपेनियन सेल मतलब सह कोशिकाएं। तीसरा होता है फ्लोएम तंतु मतलब फ्लोएम फाइबर। चौथा होता है फ्लोएम मृदुतक जिसको बोलते हैं फ्लोएम पैरेंकाइमा। अब देख ले सीव ट्यूब। सीव ट्यूब क्या होता है? ये लंबी होती है, सिलिंड्रिकल होती है, ठीक है, और इसमें पोर्स होते हैं। और क्या है? सेल होती है। 2 सेल की पार्टीशन वॉल पोर्ड होती हैं, उसमें छिद्र होता है जिनको बोलते हैं सीव प्लेट, ठीक है। तो अपन सीव ट्यूब का पढ़ रहे हैं। सीव ट्यूब क्या है? ये लंबी बेलनाकार होती हैं, सिलिंड्रिकल होती हैं, ठीक है। ये एक दूसरे पर परत दर परत सजी रहती हैं। 2 कोशिकाओं की पार्टीशन वॉल पोर्ड होती है, मतलब छिद्र युक्त होती हैं, जिनको बोलते हैं सीव प्लेट, जो सीव प्लेट, ठीक है। अब आया क्या? सीव ट्यूब का कोशिका द्रव्य, सीव ट्यूब का साइटोप्लाज्म सीव प्लेट के पोर के द्वारा ऊपर से नीचे चलनी नलिकाओं सीव ट्यूब से जुड़ा रहता है। सीव ट्यूब वास्कुलर प्लांट्स के फ्लोएम में पाए जाते हैं। सीव ट्यूब है वास्कुलर प्लांट के फ्लोएम में पाए जाते हैं। और तैयार भोजन इसी ट्यूब के द्वारा, यही सीव ट्यूब के द्वारा तैयार भोजन पत्तियों के संचय अंग और संचय अंग से पौधों के वृद्धि क्षेत्र में जाता है। अब आया क्या? कंपेनियन सेल। ये सीव ट्यूब के लेटरल पार्ट में पाया जाता है।
यह लंबी और जीवित कोशिका होती है जिसमें केंद्रक मतलब न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव होता है। ये केवल कौन कंपेनियन सेल किसकी फ्लोएम की, ये एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में पाई जाती है। सीव ट्यूब में भोज्य पदार्थ के संवहन में सहायता करता है। ये जो कंपेनियन सेल है ये सीव ट्यूब में भोज्य पदार्थों के संवहन में सहायता करता है। फिर आएगा फ्लोएम फाइबर। ये क्या है फ्लोएम फाइबर? ये स्केलेरन काइमेटस सेल का बना होता है। स्केलेरन काइमेटस सेल का बना होता है फ्लोएम फाइबर, ठीक है। ये फ्लोएम टिश्यू को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। अब आया क्या फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये जीवित लंबी और इसमें न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। ये भोज्य पदार्थों के संवहन में सहायक होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब आया क्या वार्षिक वलय एनुअल रिंग। किसी स्थान पर वर्ष की ऋतुओं में परिवर्तन के कारण कैम्बियम की सक्रियता परिवर्तित होती रहती है। क्या बोला है? स्प्रिंग सीजन में जो रस के संवहन की अधिक जरूरत होती है, जबकि शरद ऋतु ऑटम में पौधों की सक्रियता कम रहती है। इसी कारण स्प्रिंग ऋतु मतलब बसंत में मोटी वाहिकाएं मतलब मोटे वेसल और ऑटम में पतले वेसल बनते हैं। परिणाम स्वरूप वार्षिक वलय बनता है मतलब एनुअल रिंग बनता है। ये एनुअल रिंग एक वर्ष की वृद्धि को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसके द्वारा वृक्ष में उपस्थित वार्षिक वलय एनुअल रिंग की गणना करके सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वार्षिक वलय एनुअल रिंग का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। अब आया क्या कॉर्क। कॉर्क जो होता है, कॉर्क कैम्बियम द्वारा बाहर की ओर कॉर्क का निर्माण होता है। कॉर्क कैम्बियम द्वारा बाहर की ओर कॉर्क का निर्माण होता है। परिपक्व होने पर यह मृत हो जाता है, इसमें वायु भर जाती है। कॉर्क सुबेरिन नाम का रासायनिक पदार्थ बनता है। बोतलों में लगने वाला कॉर्क इसी का एग्जाम्पल है, जो कि क्यूरकस सुबेर नाम के पौधे से प्राप्त होता है। अब आया सेकेंडरी ग्रोथ। क्या है भाई सेकेंडरी ग्रोथ? अधिकांश डाइकोटिलेडन में स्टेम और रूट में मोटाई में वृद्धि होती है। अधिकांश डाइकोटिलेडन में तने एवं जड़ों में मोटाई में वृद्धि होती है। यह वृद्धि कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण होता है। अतः कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण जड़ के स्टेलर और एक्स्ट्रा स्टेलर भागों में हुई मोटाई में वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है, ठीक है। एक बीज जैसे कुछ एक बीज पत्री पौधे मोनोकोटिलेडन पौधे जैसे कि ड्रेसेना ड्रेसेना और युक्का, ये सब सेकेंडरी ग्रोथ, इनमें जो है सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। सेकेंडरी ग्रोथ प्रायः डाइकोटिलेडन पौधों में ही देखने को मिलता है। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान वास्कुलर टिश्यू का निर्माण वास्कुलर कैम्बियम द्वारा होता है और इन टिश्यू को सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यू बोलते हैं। कॉर्टेक्स में भी एक विभाज्योतक कॉर्क एधा मतलब क्या? इस प्रकार सेलर और एक्स्ट्रा सेलर क्षेत्रों में क्रमशः वास्कुलर कैम्बियम व कॉर्क कैम्बियम की सक्रियता से निर्मित टिश्यू के कारण तने के घेरे में वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ है। अब आया क्या न्यूट्रिशन, है ना। न्यूट्रिशन पौधों में पोषण। तो क्या है न्यूट्रिशन जो शब्द है वो न्यूट्रिएंट्स शब्द से हुआ है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऐसे पदार्थ है जो जीवधारी अपने पर्यावरण या एनवायरनमेंट से प्राप्त करते हैं, जिनका उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में जैव संश्लेषण के लिए होता है। मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है भाई? दो समूह में बांटा गया है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है जीव अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण खुद ही करता है, खुद ही कर लेता है। इसका एग्जांपल है हरे पौधे, ब्लू ग्रीन एल्गी और कुछ बैक्टीरिया, ठीक है। ये यूनिसेल्युलर होते हैं और ऑटोट्रॉपिक होते हैं। अब क्या है परपोषी मतलब हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये क्या है भाई? ये दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार का न्यूट्रिशन सभी जंतुओं, ये फंजाई और कुछ यूनिसेल्युलर जीवों में होता है। इसी को हीटरोट्रॉप्स बोलते हैं इन लोगों को। अब पौधों के पोषण में विभिन्न प्रकार के तत्वों की भूमिका, रोल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन प्लांट न्यूट्रिशन, ठीक है। पौधों की ग्रोथ के लिए 17 तत्वों की आवश्यक है। पौधों की ग्रोथ के लिए 17 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता है, जिनमें से 9 होता है तो दीर्घ मात्रिक मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जो शेष जो बचे हैं 8 वो लघु मात्रिक होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब जो है दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट, ये कौन कौन से हैं? वे पोषक तत्व जिनकी पौधों को ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इनमें 9 तत्व आते हैं, जैसे चोनपेकम गैस, चोनपेकम गैस मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर, ठीक है। अब आया क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट मतलब जिसकी कम जरूरत पड़ती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट, ठीक है। ये क्या है? इसकी कम आवश्यकता पड़ती है पौधों को। इनकी संख्या 8 है। ये क्या है? लोहा है, जस्ता, तांबा, निकेल, मैग्नीज, बोरॉन, मोब्लिडेनम, क्लोरीन, है ना, इन लोग। अब एक तीसरे नंबर का है क्रिटिकल एलिमेंट। ये क्या है? मृदाओं में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम एनपीके की कमी हो जाती है। अधिकांश मृदाओं में एनपीके की कमी हो जाती है, अतः भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए इन तत्वों को एनपीके को खाद के रूप में डाला जाता है, और इन्हीं 3 तत्वों को बोलते हैं क्रिटिकल एलिमेंट्स। एनपीके को बोलते हैं क्रिटिकल एलिमेंट्स। अब आया क्या? पौधों के पोषण में कौन से तत्वों की आवश्यकता पड़ती है? देख ले भाई, CHO ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पौधे इन्हें आवश्यकतानुसार इन्वायरमेंट से लेते हैं या फिर जल से लेते हैं, ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण करते हैं, और उसके सहयोग से पौधे जो है फोटोसिंथेसिस करता है और भोजन बनाता है। ऑक्सीजन जो है जीवित कोशिकाओं, लिविंग सेल के श्वसन में काम आता है। ऑक्सीजन अपन के काम में आता है। पौधों के जो सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म के निर्माण में ये तीनों तत्व, पौधों के सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म के निर्माण में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।